solid sphere of radius r has charge q distributed in its volume। तो अब इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था ना सेम वही क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। रो इक्वल टू के आर टू पावर ए, है ना। और जो टोटल चार्ज इसका दे भी रखा है कि क्यू है, यानी इस पूरे स्फेयर में टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यू दिया हुआ है। इसकी रेडियस आर है और रो इक्वल टू हमारे पास है के आर टू पावर ए, वेयर के एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स and small r is the distance from its center. If the electric field at r equal to r by 2, E r by 2 is 1 by 8 times that at the r equal to r। इसका मतलब हुआ यानी E of r by 2 equal to 1 by 8 E of r। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अपने को बताना है कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। r by 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, वो कितना है 1/8 टाइम दैट एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब क्या देखो इसका, तो ये हमारे पास में दिया। सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करूंगा क्योंकि इसने कहा आर बाई टू पर, यानी किसी आर बाई टू और आर पर ये रिलेशन दिया है। हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल आर पे जाएंगे, पहले अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और आर पे जाके मैं डी आर थिकनेस की शेल बनाऊंगा। तो इस शेल को जो मैं बनाऊंगा तो इस पे चार्ज कितना होगा, यानी वो आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और वहाँ डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, अब लेकिन इसमें अपने को तो इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, इसको जीरो टू स्मॉल आर इंडिकेट करूंगा तो जाएगा जीरो टू क्यू, यानी ये क्या हो गया, एन क्लोज चार्ज आ गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चार्ज होगा वो यहाँ से मिल जाएगा अपने को। तो क्यू एन क्लोज इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसकी वैल्यू के आर टू पावर ए, और इसको इंडिकेट करेंगे जीरो टू आर, तुम्हारे पास आ जाएगा क्यू एन क्लोज इक्वल टू 4 पाई के, और ये हो जाएगा आर टू पावर 2 प्लस ए डी आर। ठीक है ना, और इसको जीरो टू स्मॉल आर इंडिकेट कर देंगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा है, तो 4 पाई के, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आर 2 प्लस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए प्लस 1, और ये जीरो टू आर। तो चार्ज एनक्लोज आ गया 4 पाई के बाई 3 प्लस ए, और ये हो गया r टू पावर 3 प्लस ए। ये चार्ज एनक्लोज आ गया। अब इसमें गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉस लॉ क्या कहता है देखो, तो यहाँ गॉस लॉ लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट पता ही है, बता ही दिया था। तो यानी ये हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसका एरिया किधर है, इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ सेम होगा। तो इसको क्या लिख दोगे आप, इसको लिखोगे ई डी एस, क्योंकि ई और डी एस की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो और ये पूरे सरफेस के लिए बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन सरफेस यही है, और इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज कितना है, 4 पाई के बाई 3 प्लस ए, r टू पावर 3 प्लस ए। अब यहाँ हमारे 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, तो यहाँ आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो गया देखो, ये ई इक्वल टू आ गया के बाई 3 प्लस ए, और ये होगा r1 प्लस ए आ जाएगा। ये कितना रह जाएगा, r1 प्लस ए। अब इसमें आप r इक्वल टू आर बाई टू रखो और r इक्वल टू कैपिटल आर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है ना इसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, ई ऑफ आर बाई टू, वो कितना मिलेगा, के बाई 3 प्लस ए, ये हो गया r/2 टू पावर 1 प्लस ए, और यहाँ हो गया ये ई ऑफ आर, वो कितना आ जाएगा, के बाई 3 प्लस ए, और ये हो जाएगा r टू पावर 1 प्लस ए। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखो। ये कह रहा है कि ऐसा है, ऐसा गिवन है, तो ई आर ऑफ यानी कितना आ गया है, ये आ जाएगा k/3 + a r/2 टू पावर 1 + a, और ये इक्वल टू कितना है 1/2 इंटू k/3 + a, और ये r टू पावर 1 + a। आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखो इसको r1 + a/2 1 + a ऐसा लिख सकता हूँ इसको। इसको r/2 है ना, तो 1 + a ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा r1 + a डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया 2 टू पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 8 को। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली देखो यहाँ से कितना आ गया, देखो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी 1 + a = 3 हो गया ना, तो 1 + a = 3, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया। यही कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट एक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होगा भी नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा इसी से आता रहता है। तो ये आपको आना चाहिए, एक तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई किया है, साथ में चार्ज एनक्लोज निकालना है, वो निकल जाएगा तो हम लोग गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इसी रेडियल डिस्टेंस आर पर, है ना। तो उसको ध्यान में रखो, फिर अपने को ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने नहीं दिया था, फिर भी पूछा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 11 का कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A tiny spherical drop carrying a net charge q is balanced in still air with a vertical uniform electric field strength अपने को दिया हुआ है। तो ऑयली ड्रॉप है, तो इस पे जो चार्ज हो मैंने मान लिया कि क्यू है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है इसने, तो बैलेंस हो रहा है। तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, अगर बैलेंस हो रहा है तो डाउनवर्ड इसका मतलब mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इसका मतलब q इंटू ई लग रहा है, क्योंकि ऊपर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होना चाहिए। ठीक है। तो दरअसल ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है बिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसमें था ये। तो खैर उतना नहीं पता होगा तब भी ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो जो कॉन्सेप्ट आया है उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो उसकी जरूरत नहीं कि आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पता होगा तभी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। ओके, जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ा उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन करूंगा मैं। तो इस पे चार्ज क्यू है, इसको इसका मास एम मान लिया, तो इसको डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ क्यू, ऊपर की तरफ इसको क्यू ही लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर ही मान लिया, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी बता रहा है अपने को, 81π/7 इंटू 10⁵ वोल्ट/मीटर। When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity. Given viscosity of the air क्या है, वो भी अपने को दिया हुआ है यहाँ, एंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू दिया हुआ है। अब एक चीज इसमें ये है, इसने अपने को विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है ना, विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया है, लेकिन एयर की इसने डेंसिटी अपने को नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें विस्कस फोर्स तो मानेंगे, लेकिन बॉइंट फोर्स क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो याद होगा, अगर आपको ये पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से कि विस्कोसिटी में कॉन्सेप्ट होता है, आपके बोर्ड में भी था ये, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा पहले टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कुछ क्वेश्चन है नहीं, और इसमें एक स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, वो अपने को पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर वैसे तो हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे विस्कोसिटी को,
लेकिन यहाँ तो मैं थोड़ा जो फॉर्मूला बता के क्वेश्चन कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, पहले तो ऐसा था, तो इसने बाद में इसको छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी इसने दे रखा, यानी कितनी टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी टी इक्वल टू, ये दिया इसने 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और जी की वैल्यू यहाँ दिया है इसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्कोसिटी यानी ईटा अपने को दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। एंड द डेंसिटी ऑफ द वॉइल, डेंसिटी ऑफ द वॉइल मान लेते हैं रो है, वो दिया है इसने 900 kg पर मीटर क्यूब। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बताना है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो देखो कैसे। तो अभी इसने कहा ऐसा लगा हुआ तो बैलेंस है, तो बैलेंस है तो इसका मतलब हुआ कि क्यू ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। क्यू ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। और इसकी डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसकी विस्कोसिटी भी दिया हुआ है। इसकी विस्कोसिटी यहाँ, ये एयर की विस्कोसिटी दी है, बताएंगे अभी। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, यानी यहाँ से रिलीज करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ जीरो है। पॉइंट फोर्स क्या होगा, यहाँ जीरो, क्योंकि एयर की डेंसिटी यहाँ नहीं दिया है तो उसको जीरो मानेंगे। कौन कौन से फोर्स होगा उसके बारे में बात करूंगा। अभी तो बैलेंस हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, क्यू ई इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 4πr³ इंटू रो इंटू जी ना। एक रिलेशन तो ये हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा कि ये जब नीचे मूव करेगा इसके वेट की वजह से, लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो स्टोक्स स्लो होता है। स्टोक्स स्लो क्या है, कोई भी अगर स्फेयर होता है, कोई भी टाइनी स्फेयर की बात कर रहे हैं, जिसकी जिसकी वेलोसिटी अगर मान लो v है, उसकी रेडियस r अगर है, तो और जिस मीडियम में ये स्फेयर मूव कर रहा होता है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट एक फोर्स लगता है एफ वी, विस्कस फोर्स। वो एफ वी की वैल्यू होती है 6π∗r v, ठीक है। ये स्टोक्स लॉ है, तो ये तो बोर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये स्टोक्स लॉ यहाँ लगता है, यानी वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, लेकिन ये उसी केस में होता है जब मीडियम क्या होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, यानी उसकी अपनी विस्कोसिटी गिवन होगी। तो यहाँ ये लग रहा है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे नीचे मूव करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, वी पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे क्योंकि नीचे वेलोसिटी जीरो है तो ये फोर्स भी क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। लेकिन किस इंस्टेंट पे क्या होगा, मान लो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी आने का मतलब ये होता है, जब भी कोई भी पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी की बात की जाएगी, इसका मतलब हुआ कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, सर जीरो हो गया। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, तो क्या करें, फिर से ज्वाइन करिए फिर आप।